नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एबीपी स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। हमारे साथ खास मेहमान संग्राम सिंह जी मौजूद है, रेसलर, जो कि अब एक नए और बहुत ही ज़बरदस्त खेल में उतरने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संग्राम सिंह। थैंक यू सो मच भैया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि रेसलिंग से ये जो रुझान अब एमएफएन की तरफ, जो कि काफ़ी टफ स्पोर्ट है, कैसे ये आपके माइंड में आइडिया आया? और इस एज में जहाँ पर जो तमाम रेसलर्स या तमाम लोग टीवी पर देखना पसंद करते हैं, आप डेब्यू करना चाह रहे हैं। देखिए एमएमए क्या है कि बहुत ऑन ग्रोइंग स्पोर्ट्स है यूथ के लिए स्पेशली, और मोस्टली जो आजकल जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है वर्ल्ड वाइड, सोकर और एमएमए। अपने इंडिया में जैसे कि क्रिकेट ज़्यादा देखा जाता है, तो अब ढेर सारे यंगस्टर हैं जो अभी फ़ैन हैं, जो एमएमए के फ़ैन हैं। तो मुझे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिली। रिस्क तो है थोड़ा सा इस एज में। अब मुझे कह रहे थे कि भैया अपना मुंह नाक बचा लेना, क्योंकि इस एज में फिर जुड़ेगा नहीं, कुछ ये बचा लेना फिर जुड़ेगा नहीं। मगर मेरा रिकवरी बहुत फास्ट है बॉडी का, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो मैंने कहा कि करके देखते हैं, और फिर मुझे लगता है कि मेरा डेब्यू फिर ढेर सारे मेरे युवा दोस्तों को इंस्पायर करेगा कि वो भी अपना करियर बना सकते हैं। अब बहुत से बोलते हैं 20 साल में 25 साल में कि भैया हमने बहुत कर लिया, अब हम गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया ये तो एज आती है स्पोर्ट्स कहता है कि अब हम 40 से ऊपर हैं, तो अगर अब मैं करता हूँ तो वो इंस्पायर करेगा। नहीं 20 साल की एज में उसमें तो फिर सब कर सकते हैं। रेसलिंग में बहुत सारे दाव पेज होते हैं जो आपने लगा दिए हैं, लेकिन अगर हम एमएमए फाइटिंग की बात करें तो इसमें टेक्निकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग भी, और रफ्तार भी चाहिए होती है। कितना डिफरेंस आपको लगता है इन दोनों खेलों में? देखिए डिफरेंस बहुत है। रेसलिंग में तो क्या होता है, सडन रूल होते हैं, रूल इसमें भी होते हैं मगर इसमें डिफरेंट होते हैं। रेसलिंग में कोई इंजरी हो गई या कोई कुछ हो गया तो रेसलिंग फ़ौरन रुक जाएगा। मगर इसमें तो कुछ भी हो गया, चाहे आपका आँख फूटी, आपका फोरहेड पे नुकसान, वो इंजरी हुई, आप कहीं पे भी चोट लगी, आपके ब्लीडिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या है कि वो रुकेगा नहीं। या तो आप सबमिशन कर दो या फिर राउंड ख़त्म होगा। दो स्टेज में रुक सकता है। तो ये बहुत टफ है। इसमें आप किक मार सकते हैं, इसमें आप पंच मार सकते हैं, इसमें आप एल्बो मार सकते हैं, इसमें आप घुटना मार सकते हैं, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी टफ स्पोर्ट्स। और नो डाउट थोड़ा सा फियर तो है। अभी हमने ट्रेनिंग की तो हमने यही कोशिश किया कि भैया कम से कम फेस बचाना सीख जाएं, या कोई ऐसी जगह लगे तो थोड़ा बचाना सीख जाएं। मगर मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में आप दिखेंगे 21 तारीख को जॉर्जिया में होनी है, और ओपोनेंट एक बार फिर पाकिस्तानी है जिनको आप डिफीट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का जब ओपोनेंट एक बार फिर आपको फेस करने को मिलेगा, किस तरह की फीलिंग होती है? क्योंकि जब आप रिंग में होते हैं या जब आप फाइट के लिए जा रहे होते हैं तो आपका फोकस होता होगा कि मुझे जीतना है या अच्छा करना है, लेकिन जो बाहर क्राउड देख रहा है उनके माइंड में ये है कि हमें हारना नहीं है, इनसे जीतना है। देखिए नो डाउट पाकिस्तान का होता है तो काफ़ी प्रेशर होता है। जैसे कोच साहब भी हमें बोलते हैं कि यार इनसे मत हारना, किसी से भी हार जाना। उनके कोच भी ऐसे ही बोलते हैं कि उससे मत हारना, किसी से हार जाना। तो ये प्रेशर दोनों साइड बिल्ड होता है। क्या है कि मैदान से बाहर आप दोस्त हो सकते हो, मगर मैदान में तो फिर जब वो होता है ना, वो कट्टर हो जाते हैं। चाहे आप पाकिस्तान की साइड से हो, चाहे आप भारत की साइड से हो, तो मतलब वो फिर काफ़ी चीज़ें वो होती हैं, और प्रेशर भी है। और मैं भी हंस रहा था, मुझे लग रहा है कि वो एक सनी देओल साहब ने एक फिल्म की थी गदर, कि तारा सिंह की बात हम इतनी फाइट कर रहे हैं जितना मुझे लगता है कि हर बार पाकिस्तान से वो कर रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस है। मुझे कल पता चला कि फ़ाइटर कौन है, तो मैं भी हंस रहा था कि भैया मुझे लगता है कि कब वो कहते हैं ना कि वो बकरे माँ कब तक खैर मनाएगी, कि भैया सबकी बार तो बचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हमारे लिए नया है, वो दूसरे वाला चैम्पियन है। तो फूक के कदम रखना पड़ता है। मगर इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मेरा लगता है कि भैया अगर मैं मैच खेला, वहाँ पे गया और थोड़ा सा ढंग से खेल लिया, अच्छा खेल लिया, तो ढेर सारे जो बच्चे कर रहे हैं ना, इनकी एक लाइफ में फ्यूल आ जाएगा कि भैया अब अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हारने जीतने जैसा कुछ है नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ सीखने जैसा है। इसलिए आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई इंजॉय प्रोसेस। उस सबको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया प्रोसेस का मजा लो, लाइफ का मजा लो, बाकी हार जीत सब चलता रहेगा। मैं भी इसी को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अच्छा मैच हो, और इस मैच में वन ऑफ द अपना, अगर मोस्ट टाइम मेरा मेंटल बैलेंस ठीक रहा, सारी चीज़ ठीक रही, अगर मैं अच्छा दे पाया तो वो जीत अपनी। अगर आप ये जीत जाते हैं, हमें पूरा यकीन है आप बहुत अच्छा करेंगे, तो क्या आप आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में ही आगे? भैया हम तो वो जो इंडिया वाले नहीं बड़े पागल होते हैं, बरगद की पेड़ की तरह होते हैं, जहाँ दिल लिख जाए वो खड़े रहते हैं सदियों।
तो मैं चाहूँगा कि इसमें मैं कंटिन्यू करूँ, आगे जाऊँ, वन ऑफ द वर्ल्ड स्तर पे और खेलें। अभी तो डेब्यू है, फिर हम चैम्पियनशिप खेलें, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलें, डिफेंड करें। संग्राम जी, आइडिया कहाँ से आया? जैसे हमने फिल्मों में भी कई देखा, एक सुल्तान मूवी आई थी सलमान खान साहब की, उन्होंने भी रेसलिंग दंगल किया, उसके बाद वो ऐसी कुछ फाइट में लड़ते हुए नजर आए थे। आपके माइंड में कहाँ से आइडिया आया? और आपने, क्योंकि बहुत मजबूती से इरादा तय करना होता है, क्योंकि इस एज में बहुत डिफिकल्ट है। तमाम लोग, जैसे मैंने बताया, कि स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं, आपने फ़ैसला लिया और आप पहले भी कई सारे बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। जिस तरीके से आपने 6 साल बाद वापसी करी, बाउट जीता, अपना पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराया, इसके लिए क्या माइंडसेट था और आइडिया कहाँ से आया? देखिए, आइडिया तो जब आप, खासकर मेरी बहन का लड़का, भाई का लड़का है, वो उनको ना रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मगर एमएमए के सब फाइटर को जानते हैं, सॉकर को जानते हैं। उन्होंने क्रिकेट भी नहीं देखते, वो जानते विराट कोहली कौन है, दूसरा कौन है, मगर वो फ़ैन इन सब के हैं। फिर हमें सब ने बोला, फिर मैंने कोच साहब से पूछा तो कोच साहब ने बोला कि भैया थोड़ा रिस्की है मगर अच्छी चीज़ है। तो जिससे भी हमने बात किया, कई ऑफ़र आए, तो फिर फाइनली मैंने सोचा चलो यार, अब तो उम्र है। जॉर्ज बर्नार्डो साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़ रहे थे, तो कुली टूट गई। बड़े पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, उसकी लड़की सब मिलने आए, सब ने बोला यार तुम इतने समझदार आदमी हो गए तो क्या करते हो, 90 साल की उम्र कुली तोड़वा के बैठे हो यार। बोला कुली छोड़ दो, 90 साल छोड़ दो, अब मैं मरूंगा ना तो कम से कम खुश होकर मरूंगा कि मैंने पेड़ पे चढ़ा था, वो चढ़ने की कोशिश की, गिर गया, तो कम से कम वो मेमोरी के साथ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भैया यही उम्र है, अब इसमें मैं ड्रीम के साथ जाना चाहता हूँ, मेमोरीज के साथ जाना चाहता हूँ। संग्राम जी, मिक्स मार्शल आर्ट्स की भी हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैंने अंशुल जुबली से भी पहले ये बात की थी, तो उनका इंटरव्यू किया था, और साथ में जिस तरीके से उन्होंने यूएफसी तक वो पहुँचे, और पूजा जी से भी बात की थी। कैसे देखते हैं आप इंडिया के अंदर मिक्स मार्शल आर्ट्स को, जिस तरीके से ग्रोथ मिल रही है, और कब हमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्योंकि क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट सब देखते हैं, लेकिन इस पर भी रुचि अब लोगों की बढ़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एमएमए, यूएफसी, हर दूसरा फाइटर इंडियन होगा, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत भी है, हमारी कमज़ोरी भी है, मगर आजकल हमारी ताकत है, और हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्रेज़ है, बहुत स्टेमिना बहुत है। तो सारी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि यूएफसी और एमएमए में हम रूल करेंगे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी फिट हैं, फिटनेस पर आप काफ़ी ध्यान देते हैं, और अक्सर आप वेजिटेरियन भी हैं, देसी घी खाने को बोलते हैं तमाम यंगस्टर्स को। एक दूसरी तरफ हम जो युवा लोग हैं आजकल, अब खुद को फिट रखने के लिए जिम भी जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। कितना ज़्यादा आपको लगता है कि देसी खाना खा करके अच्छी सेहत बनाई जा सकती है? देखिए, अगर एक फाउंडेशन कमज़ोर है, दीवार गिर जाएगी। फाउंडेशन देसी खाना ही है, वो खाओ। सप्लीमेंट्स में नहीं कहूँगा गलत है, वो सप्लीमेंट आप तब लो जब आपने बहुत एक्सेस वर्कआउट किया, एक्सेस डाइट की है, ये सब कुछ किया। नहीं तो एक्सेस किया ना, तो आप एक गिलास दूध गर्म लो, उसमें 1-2 चम्मच घी डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, और थोड़ा सा उसमें गर्म गुड़ लो, थोड़ा सा गर्म करो, वो बहुत रिकवरी देगा। तो क्या है कि वो प्रोटीन लेना, ये लेना वो गलत नहीं है, मगर खाली पेट लेना और एज की अर्ली उसमें लेना गलत है। आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं और कैसी आपकी दिनचर्या रहती है? मैं दिनचर्या में सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, फिर उठ के गर्म पानी पीता हूँ, फिर मैं 4 घंटे 5 घंटे व्यायाम करता हूँ। मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट कम लंच और फिर डिनर। मैं अपना हर रोज़ कम से कम 150 से 200 ग्राम देसी गाय घी खाता हूँ, जो दोपहर दाल सब्जी होगी उसमें डालूंगा, 100-150 ग्राम, रात को दलिया खिचड़ी होगा उसमें डालूंगा, और दूध पीता हूँ मैं 1-1.5 लीटर। तो मेरा जो हर रोज़ का डाइट है, जो हर रोज़ की चीज़ें हैं, वो ऐसी रहती हैं। और मैं 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। और मैंने पहले भी एक टिप दिया था सभी को, एक टिप मैं और देता हूँ, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। ये लाइफ में बना लो, ये ऐसे तो आप सब फिट हो जाओगे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये नहीं कि मैंने प्रोटीन नहीं खाया, मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ कंपनी का, एमवे का, इन सब का, कि आप लो, मान लो आप मुझे मिलते हैं 5 लाख रुपए, कोई मैं काम करता हूँ, अगर कोई मुझे 50 लाख रुपए देगा तो फिर मैं बैठ जाऊँगा ना, काम नहीं करूँगा। तो जो इंटरनली ऑर्गन है, एक दिन आप भूखा रहो, एक दिन कुछ खा लिया, एक दिन कुछ खा लिया, एक खाना उतना खाओ कि जितना हमारा फ्यूल आए। खाना ये नहीं, और खाना दूसरा क्या है कि जैसे फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, या बाकी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो। बाकी जैसे सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स आपको मदद करेंगे अगर आपको सही यूज़ करते हो तो, अगर गलत यूज़ करते हो तो फिर आपको दुश्मन हो जाएंगे। बाकी क्या है कि शुरुआत देसी से करो,
जो शुरुआत में जो फाउंडेशन आती है वो देसी से करो। जब आप एक्सेस करते हो, आप आगे जाते हो, फिर आप ले सकते हो। ये नहीं कि भैया मैंने प्रोटीन नहीं लिया, मैं प्रोटीन ले लेता हूँ जब मुझे नीड होती है, ज़रूरत होती है, मगर ये नहीं कि प्रोटीन खाली पेट कभी मत लो, कुछ खा के लो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कुछ खा, और जैसे मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, अब कईयों के किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, तो भैया आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, जो आयुर्वेदा दूसरा है उसके परामर्श के अनुसार करो। जैसे मैं 200 ग्राम की खाता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार स्टार्ट करो, 5 से 10 ग्राम खाना स्टार्ट करो। तो सबकी बॉडी अलग है, सबका सर्कल अलग है। बनाने खाने के साथ साथ आपने मेंटेन जो फिजिक की है, ये जो 6 पैक एब्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं इससे? क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ें देखो, जो आजकल जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, काफ़ी वो फिट ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, फिट दिखना और फिट होना बड़ा फ़र्क है। फिट दिखने में तो आपने 6 पैक बना लिया, 0 साइज़ बना लिया, कर लिया। एक्चुअली स्वस्थ होने में एक साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल बन जाते, ज़्यादा वर्कआउट करो बन जाएंगे। अभी मैं वेट थोड़ा गेन करूँगा, थोड़ा अगले वेट में खेल रहा हूँ, मगर 6 पैक बन जाते हैं अगर आप करोगे। ओलंपिक्स अभी अभी खत्म हुए, पैरालंपिक्स भी चल रहे हैं। ओलंपिक्स में हमने देखा हमारे तमाम एथलीट्स ने अच्छा किया, लेकिन एक जो सब मलाल रहा पूरे देश को, विनेश फोगाट पर रहा। आप उनको किस तरीके से देखते हैं, जो उनकी जर्नी रही और पूरे देश ने उनको बहुत सम्मान दिया, लेकिन वो मेडल जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गई, उस पर आपका क्या टेक? विनेश की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, और ये बैड लक है विनेश का भी, देश का। मैंने पहले बोला है कि वो मेडल नहीं आ पाया। मगर रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि वहाँ पे ओलंपिक में पहले कभी एक दिन वेट होते थे, 3 दिन रेसलिंग होती थी, फिर एक दिन वेट होते थे, सेम डे रेसलिंग होती थी। अब वेट 2 बार होते हैं, एक बार स्टार्टिंग में, दूसरा फिर मेडल में आप गोल्ड सिल्वर के लिए आप ब्रॉन्ज के रेपेजेस करते हैं तो वेट करना पड़ता है। तो उसमें वो कर नहीं पाए, तो अगर वहाँ पे 10 ग्राम वेट ज़्यादा तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो, और 100 ग्राम था। तो ये बहुत इतना मुश्किल होता है क्योंकि आप खुद उस खेलों से जुड़े हुए हैं, और बाहर से देखने के लिए कोई भी बोल देता है कि वज़न क्यों नहीं कम हुआ, कोचेस पर सवाल उठ गए, तमाम जो फिजियो थे उन पर सवाल उठ गए। थोड़ा सा हमारी आम जनता को बताएं कितना टफ होता है ये वज़न कम करना। देखिए, वेट कम करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अमन ने वेट कम किया, उसकी एज बहुत कम थी, विनेश की एज उससे ज़्यादा। विनेश 53 केजी में खेलते थे, पहले कम्पीट करते थे, उनका वेट रहता है 55-56। तो उन्होंने अपना पूरा एफर्ट किया होगा। वेट कम करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मगर फिर भी क्या है कि विनेश के इंसिडेंट से सब खिलाड़ियों को तो सीखना होगा कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू मैनेज योर वेट। पहले आपको वेट मैनेज करना पड़ेगा, आपकी डाइट वैसी होनी चाहिए, आपका खाना वैसा होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए, तो ताकि आगे आने वाले खिलाड़ी गलती ना कर सके। पैरालंपिक्स में जिस तरीके से मेडल्स आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अभी अभी हमने देखा, जैसे टेनिस में निशांत, बैडमिंटन में देखा, आपने भी मैच का जिक्र किया था, कैसा लगा आपको एक और मेडल, गोल्ड मेडल भारत के लिए? मैं कह रहा हूँ कि पैरा ओलंपिक वाले तो डबल एबल हैं। एक तो होता है एबल, एक होता है डबल एबल, उनको डिसेबल बोलते हैं, और डबल एबल हैं, और सब इंस्पिरेशन है। दीपा जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं। इवन मैं अवनी से या सुमित से या काफ़ी खिलाड़ी से व्यक्तिगत पर्सनली मिला हूँ, जानता हूँ कईयों को, तो बहुत इंस्पायरिंग है। अब उनको देख के तो ये इन सबको देख के जुनून है कि मैं एमएमए कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग है, जर्नी इंस्पायरिंग है। जो ओलंपिक में नॉर्मल ओलंपिक में कमी पूरी रह गई थी, मुझे लगता है कि हमारे सारे खिलाड़ियों कमी को पूरा कर देंगे, हम ज़्यादा मेडल जीतेंगे। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिरी सवाल, कोई स्पेशल मैसेज आप यूथ को, यंगस्टर्स को देना चाहते हैं? क्योंकि एक बड़ा एग्जांपल तो आप ऑलरेडी सेट कर रहे हैं, इस एज में जाने का बहुत लोग इंस्पायर होंगे, लेकिन कोई मैसेज आप स्पेशल देना पाएंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, हारना नहीं है, लेकिन हर कोई जीतने के लिए ही जा रहा है, और जब जीत नहीं मिलती तो फिर बहुत गलत कदम भी बच्चे उठा लेते हैं। क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर क्रेजी आइडियाज़। बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। ज़िंदगी में हारना जितना कुछ है नहीं, हमेशा सीखना है। और याद रखो, मैंने पहले ही बोला, फिर बोलता हूँ कि जिसने अपने इमोशंस को मैनेज कर लिया वो विनर है, वो विजेता है। इस ज़िंदगी से हम सबको खाली हाथ जाना है, बस कुछ कलर भरने, रंग भरने हैं, अच्छा करना है और सबको इंस्पायर करना है। तो हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हमारे में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, वी कैन डू एनीथिंग। सो बिलीव इन योर सेल्फ। जो आप जानते हो कि ये आपके लिए बेस्ट है, आप ही कर सकते हो, किसी की मत सुनो, आप अपना बेस्ट दे दो, कोशिश कर दो, और कभी भी लाइफ में नेवर एवर गिव अप। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम जी हमसे बातचीत करने के लिए, ऑल द बेस्ट। जिस तरीके से आपने अब तक बेहतरीन का परफॉर्मेंस दिया है, हम उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप जीत कर आएंगे। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच।